Welcome back to my channel Enlighten with Saswati. So, the topic of today's lecture is very much interesting. Today, we are going to discuss and reflect upon the freedom of speech and expression as enunciated by J.S. Mill. J.S. Mill is one of the most renowned individualists who focused on the importance of freedom of speech and expression. He was the greatest defender of this freedom of speech and expression. So, today, let's deconstruct J.S. Mill's four logical pillars of free expression. And there is a visual breakdown of why friction and opposition are the engineered features of human progress. So, before starting, what is actually individuality according to J.S. Mill? J.S. Mill के हिसाब से इंडिविजुअलिटी क्या होता है? पहला तो उनके चॉइस के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए, दैट इज एन अनरेस्ट्रिक्टेड चॉइस। उसके साथ साथ इंडिविजुअल अपने से एक एक्शन कर सके। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तभी हम बोल सकते हैं कि दैट इज रिजल्टिंग इनटू इंडिविजुअलिटी और अ वर्दी पर्सन। An act is not valued simply because it is wrong or right. It is valued because it indicates freedom. It is by virtue of freely chosen actions that an individual is regarded as a worthy person. हम एक चीज को बस सही और गलत के नजरिए से नहीं देखते हैं। हम एक इंसान के इंडिविजुअलिटी को तब देखते हैं या जज करते हैं जब उसके पास फ्रीडम होता है अपने हिसाब से कोई भी एक्शन करने का। इट इज वैल्यूड क्योंकि वो इंसान अगर खुद से कुछ कर रहा है तो हमें पता चल रहा है कि दैट इज हिज फ्रीडम। So that's why unrestricted choice plus individual action is resulting into a worthy person. मिल के हिसाब से there is a triadic relation of liberty. वो triads of liberty क्या है? पहला है liberty of thought and discussion, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, तीसरा है लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी ओवर इंडिविजुअल एक्शंस। हमें पहले वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन को, तो उसके बारे में हमें समझना होगा। वही रिजल्ट देता है इंडिविजुअलिटी को, और उसी से हम मतलब पता कर सकते हैं कि किन चीज़ों पे कितना अथॉरिटी होना चाहिए, मतलब एक इंडिविजुअल के एक्शंस के ऊपर कितना अथॉरिटी रखना ठीक रहेगा। सो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन जो है अकॉर्डिंग टू J.S. Mill, दैट इज द फाउंडेशनल पिलर। ये एक फाउंडेशन है या ये एक बेस है जो कि सभी चीज़ों को डिटरमाइन करता है। उसके बिना सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। अब हम आते हैं, ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। जितने भी लोग हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि अकॉर्डिंग टू J.S. Mill एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि बस एक इंसान बात कर रहा है एंड वो जो बात कर रहा है दैट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डिस्कशन। बट इधर J.S. Mill साफ साफ ये बताते हैं कि मिसकॉन्सेप्शन ये है कि राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। बट ऐसा नहीं है कि खाली ओपिनियन को एक्सप्रेस करना ही द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। बट रियलिटी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक है बात करना या एक्सप्रेस करना, और दूसरा है उस एक्सप्रेस्ड ओपिनियन को सुनना। तो ये अकॉर्डिंग टू J.S. Mill एक टू वे प्रोसेस है, जहां एक पर्सन कुछ एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरा पर्सन उसे अच्छे से सुन रहा है। इसे राइट मिलना चाहिए इस पर्सन को अपना बात एक्सप्रेस करने का, और इस पर्सन को राइट मिलना चाहिए उस बात को अच्छे से सुनने का। So freedom of expression is completely misunderstood as a one-way broadcast. It fundamentally includes the indispensable right of individuals to hear the opinions expressed also. तो हम यहाँ समझे कि डुअल नेचर ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू J.S. Mill। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वाला जो स्लाइड है, द पैराडॉक्स ऑफ स्केल। इसका सिंपली मतलब यही है कि जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक छोटे से स्केल में एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज मिनिमली एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के आएगा, और उसका जो रिजल्ट होगा वो ह्यूमन काइंड एट लार्ज एक्सरसाइज होगा।
the good derived from this individual action is going to be converted and transformed onto a large scale फॉर द ह्यूमन काइंड। मतलब इस स्टेज में जो हमारा डेवलपमेंट होगा वो पूरे ह्यूमन काइंड के लिए अच्छा रहेगा। मतलब अगर हम जो कि हम आगे भी समझेंगे कि अगर कोई अपना एक्सप्रेशन कर रहा है या अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा है, देन उससे सभी लोगों को हेल्प मिलता है। हमें पता चलता है कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज हैं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है व्यू, हमको सब पता चलता है, जो कि पूरे ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिशियल होता है। सो दिस इज ओनली द पैराडॉक्स ऑफ स्केल, कि हम एक छोटे स्केल पे स्टार्ट करते हैं बट बेनिफिट जो होता है वो एक बहुत ही बड़े स्केल में सबको मिलता है। अब हम आते हैं कि मिल्स डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मिल कौन से पॉइंट को बताए थे और कौन सा प्रूफ दिए थे। वो बोले थे कि अगर हम एक भी पर्सन के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सप्रेस करते हैं, देन दैट इज इक्वल टू द रॉबरी ऑफ होल ह्यूमन काइंड। तो इसका मतलब यही है कि हमें किसी के भी व्यूज को सप्रेस नहीं करना चाहिए, सबको एक चांस देना चाहिए कि वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके। So Mill enumerates 4 distinct logical reasons in favor of the freedom of expression. He proves that truth is not a fragile artifact to be protected from conflict, but it is a product of conflict. He says that truth is not something that is need to be protected from any conflict, but rather it is the result of conflict. जब दो चीजों के बीच में conflict होगा तभी तो जाके हमें truth का पता चलेगा, हम जान पाएंगे कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, जिससे कि हमें सच्चाई का पता चलेगा। सो हमें हमेशा एक फैक्ट को conflict से बचाना नहीं चाहिए, बट हमें ऐसा करना चाहिए, हमें दो चीजों में कंफ्लिक्ट होने देना चाहिए जिससे कि एक्चुअली में ट्रूथ री इन्फोर्स होके बाहर आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम देखते हैं या फर्स्ट सपोर्टिंग सिस्टम को हम देखते हैं, पिलर 1, दैट इज अगर वो जो सप्रेस्ड ओपिनियन है वो सही हुआ तो क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए कुछ बोलना चाहता है बट पर्सन बी और पर्सन ए को सप्रेस कर रहे हैं, उसे बोलने नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन बी और सी जो सोच रहे हैं वो गलत है और पर्सन ए जो सोच रहा है वो सही है, लेकिन उसे सप्रेस किया गया है, तो क्या होगा, ह्यूमन काइंड इज डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू री इन्फोर्स व्हाट इज राइट। अगर वो बात गलत भी हुआ जो कि पर्सन ए बोलना चाहता है, देन भी हमें उसे एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए। अगर वो एक्सप्रेस करेगा तभी हम अपने जो सही चीज होगा उसे और एक ज्यादा री इन्फोर्समेंट मिलेगा कि हाँ वाकई एक्चुअली में ये बात सही है, और हम स्ट्रांगली अपने बात को डिफेंड कर पाएंगे। और अगर वो जो सप्रेस्ड ओपिनियन है वो सही हुआ तो वो भी हमें हेल्पफुल रहेगा ही, बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द री इन्फोर्समेंट ऑफ द सोसाइटल ट्रुथ। तो हमें कभी भी इसके लिए सप्रेस नहीं करना चाहिए, हमेशा उन दोनों के बीच में एनकाउंटर होगा और एनकाउंटर होने के बाद ही हमें उसे एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ करना चाहिए ताकि सोसाइटल ट्रुथ का री इन्फोर्समेंट हो सके। पिलर 2 है कि ट्रुथ एमर्जेस फ्रॉम कन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए का व्यू ए है और पर्सन बी का व्यू बी है। जब इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट होने से ही हमें सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रुथ के बारे में पता चलेगा। दैट इज सिंपली, हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में पढ़े हैं, आप और डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को भी एग्जाम्पल ले सकते हो। उसमें क्या रहता है, एक थेसिस रहता है, उसके साथ थेसिस के साथ उसमें कन्फ्लिक्ट होता है एक एंटीथेसिस का। एंटीथेसिस का जब कन्फ्लिक्ट होता है उससे निकलता है एक सिंथेसिस। तो यही बात इधर अप्लाई हो रहा है कि एक पर्सन अपना व्यू दे रहा है, उसके साथ और एक पर्सन का व्यू कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उससे हमें एक सही चीज पता चल रहा है। इस पर्सन के कुछ चीजें सही हो रहे हैं, इस पर्सन के कुछ चीजें सही हो रहे हैं, दोनों को मिला के एक परफेक्ट चीज हमें मिलता है। So truth is rarely of one view. It emerges from the friction of two or more opposing perspectives. That is simply thesis and antithesis.
Freedom of expression is the only mechanism that facilitates the necessary airing out of several views. फिर हमारा थर्ड है द फ्रैगमेंटेड एलिमेंट्स ऑफ ट्रूथ. देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम जो देंगे लोगों को, हमें उसमें राइट व्यूज को भी सुनना चाहिए, रॉन्ग व्यूज को भी सुनना चाहिए. क्योंकि जो एक गलत व्यू भी अगर होगा, उसमें कोई ना कोई पार्ट तो होगा जो कि थोड़ा सा ठीक होगा. there may be any isolated elements of truth, और वही जो isolated elements of truth एक दो होंगे, उन्हें मिला के भी हम एक बना सकते हैं जो कि सच होगा. Like a truth will be composed of the isolated elements of a false element. Truth that will be permanently lost to humankind if not exercised. अगर हम उस बात को ही, पूरे बात को नहीं सुनेंगे, देन वो जो थोड़ा सा भी सच्चाई होगा वो लूज हो जाएगा. हम कभी जान ही नहीं पाएंगे. बट अगर हम वो बात को सुनेंगे, देन छोटे छोटे चीज जो उसमें सही होंगे, हम उससे मिला के भी एक ट्रुथ बना सकते हैं. फिर हमारा लास्ट आता है द डीके कर्व ऑफ अनचैलेंज्ड ट्रुथ. सोचो, ये वाला हमारा सच्चाई है. वो सच्चाई धीरे धीरे आगे जनरेशन टू जनरेशन बढ़ रहा है, या एक इंसान दूसरे इंसान को बोल रहा है. अगर उसे कोई अपोज करेगा ही नहीं, वो एक क्लीशे जैसे रह जाएगा. लाइक जिसका कुछ लाइफ ही ना हो, वैसे क्लीशे जैसे रह जाएगा, इनर्ट क्लीशे जैसा, कि उस पर कोई ज्यादा और इंटरेस्ट नहीं देगा. हाँ, वैसा है, इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, वैसे सब लोग सोच के उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देंगे, उसे ज्यादा भाव नहीं देंगे. लेकिन जब एक सच्चाई को चैलेंज किया जाता है, डिफरेंट व्यूज आते हैं, डिफरेंट अपोज्ड व्यूज आते हैं, तभी धीरे धीरे वो सच्चाई रिफाइन होते होते जाएगा. और रिफाइन होते होते लास्ट में वो इतना रीइंफोर्स्ड हो जाएगा और इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसमें सब एक यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा बिलीव करेंगे. सो इवन एब्सोल्यूट ट्रुथ रिक्वायर ऑपोजिशन टू रीइंफोर्स देयर वैलिडिटी. उसको वैलिडेट करने के लिए हमें ऑपोजिशन चाहिए. विदाउट बीइंग एक्सपोज्ड टू कॉन्ट्रडिक्शंस, दे फ्रीज इनटू इनर्ट क्लीशेस. इनर्ट क्लीशेस का मतलब यही है कि जिसका इंपॉर्टेंस कम हो जाए या जिसका वैलिडिटी कम हो जाए. तो हम इस मैट्रिक्स को समझ जाते हैं. ये जितना भी हम पढ़े उसका एक समरी है. अगर एक व्यू 100% राइट है, हम अगर उसे सप्रेस करेंगे तो हमें वो राइट व्यू कभी भी पता नहीं चलेगा. और मतलब हम अगर उसे एक्सप्रेस करेंगे तो हमें राइट व्यू पता चलेगा, जो कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होगा. कंपीटिंग व्यूज हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम कंपीटिंग व्यूज, अपोजिंग व्यूज को सप्रेस करेंगे तो उससे एक इनर्ट क्लीशे जैसे रह जाएगा, थॉट जो होगा वो रुक जाएगा. बट अगर हम उसे एक्सप्रेस करेंगे तो धीरे धीरे सच्चाई बाहर आएगा. अगर एक व्यू जिसे हम सप्रेस कर रहे हैं पूरा गलत है, अगर हम उसे सप्रेस करेंगे, कुछ कुछ आइसोलेटेड फ्रैगमेंट्स को हम खो सकते हैं जो कि एक्चुअली में सच हो. बट अगर हम उसे एक्सप्रेस करेंगे, देन हिडन एलिमेंट्स ऑफ ट्रूथ भी हमें पता चल सकता है. और 100% प्रिवेलिंग ट्रूथ भी अगर पहले से रहेगा, फिर भी हमें उसे एक्सप्रेस करने के लिए देना चाहिए अगर कोई दूसरा इंसान कुछ ओपिनियन दे रहा है. बिकॉज उससे क्या होगा, हमारा जो प्रिवेलिंग ट्रूथ होगा वो और भी वैलिडेट हो जाएगा और उसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाएगा. So, it is the clash of views facilitated by the freedom of expression that provides the intellectual impetus for thought, discussion and progress. ऐसे ही dialectical idealism होके, thesis, antithesis, synthesis होके एक सही बात फिर गलत बात, उससे बन के एक फाइनल ट्रूथ बाहर आएगा, जो कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. This is a very important concept of J.S. Mill's defense of liberty, of freedom of speech and expression. So that's it for today. Thank you.